जय हिंद दोस्तों। चलिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रोड पे आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम चार नंबर के जो दो क्वेश्चन आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, क्या लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में टोटल एकदम छपने वाला। दोस्तों आज हम 8 नंबर एकदम क्लियर कर लेंगे। यहाँ से हमारा 2 क्वेश्चन आएगा एकदम एग्जाम में आपके दोस्तों क्लास 10th के एग्जाम में एकदम ये जो क्वेश्चन एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके दोस्तों आए हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन पढ़ने से पहले, सॉल्व करने से पहले चलिए आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, फटाफट करिए दोस्तों। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। कहाँ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। दोस्तों आप ये इसको भी देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन जो आया है 18 में, 19 में और 20 में दोस्तों आ चुका है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत आप लोगों को पता होगा कि कहां से ला रहे हैं हम। चलिए नंबर फर्स्ट, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? ये कह रहे हैं कि तेल जो होता है या वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको नाइट्रोजन से क्यों पचाया जाता है, नाइट्रोजन से क्यों उनको प्रभावित किया जाता है। अब आंसर, क्योंकि तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये रिएक्टेंट कर देते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ जब ये मिलते हैं तो ये उसमें रिएक्शन कर जाते हैं। लेकिन वही अगर नाइट्रोजन के साथ हम अगर करते हैं तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज उसको नहीं कर पाते, मतलब उसको बेकार नहीं कर पाते। इसलिए चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरकर उसे वायु विरोधी कर देते हैं, ताकि थैली के बाहर कोई ऑक्सीजन ना आए, थैली के बाहर से दोस्तों कोई ऑक्सीजन ना आ पाए और जो हमारा खाने वाला पदार्थ है वो एकदम सुरक्षित बचा रहे। तो आप देखते हैं जो चिप्स वाली पैकेट होती है, चाहे उसको 2 महीने 3 महीने 4 महीने आप रख देते हैं, वो खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। अगर ऑक्सीजन मिला वो बेकार हो जाए, क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं कर पाता। ऑक्सीजन अगर नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं कर पाएगा वो खराब नहीं करेगा उसको। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्न लवणों को वर्गीकृत कीजिए, मतलब आपको इसमें कुछ साल्ट दे रखे हैं, इनका नाम आपको बताना है कि कौन सा ये साल्ट है। और दोस्तों ये 13 और 20 मतलब 13 और 20 में पूछा गया, 13 और 20 में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इस बार कंफर्म है आपके एग्जाम में आने वाला, एकदम सीधा छपने वाला है दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। चलिए इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। अब चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ। NHCO3 क्या है बाबू? ये अम्लीय लवण है, अम्लीय साल्ट है। क्या है? अम्लीय साल्ट। CaS सामान्य साल्ट है। क्या है? सामान्य साल्ट। CuOHNO3 ये क्षारीय साल्ट है। क्या है? क्षारीय है। Na2SO4 कंटेनिंग Al2SO4 का होल ट्वाइस, ये क्या है? द्विक साल्ट है। आप कैसे इसको पहचानेंगे कि डबल साल्ट है? एक आपको देगा ऐसे SO4 करके या CuSO4 करके कुछ देगा, लास्ट वाला ये मैच करता है, उसमें बीच में कंटेनिंग जरूर रहेगा दोस्तों। तो इसको हम द्विक साल्ट या डबल साल्ट करके हम उसको पहचान सकते हैं। और FeCN6 ये हमारा कॉम्प्लेक्स साल्ट जिसको हम जटिल लवण बोलते हैं दोस्तों। Na2HPO4 ये हमारा क्या हो गया? अम्लीय साल्ट हो गया। NaK2PO4 हमारा मिश्रित साल्ट हो गया दोस्तों। चलिए अगर आपको समझ में आ रहा हो तो दोस्तों फटाफट चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मिश्र धातु किसे कहते हैं? कोई एग्जांपल देकर समझाइए। मिश्र धातु, तो मिश्र का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, इसमें मिक्सर दिया, इसका मतलब कि मिक्सचर जरूर होगा, इसमें मिलाया जरूर गया होगा। तो मिश्र धातु क्या होते हैं? जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता, मतलब 2 धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है, तब ये धातुएं परस्पर मिल जाती हैं और एक समांग मिश्रण बनाती है। असमांग नहीं दोस्तों, समांग मिश्रण बनाती हैं। तो मिश्रण को जो वो मिश्रण बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। ऐसा समझिए, मतलब 2 या 2 से अधिक निश्चित अनुपात में धातुओं को मिलाकर जब पिघलाया जाएगा तब उससे एक समांग मिश्रण बनेगा, वही समांग मिश्रण ही मिश्र धातु कहलाता है। फिर इन धातुओं के भौतिक गुण,
इन धातुओं के भौतिक गुण मूल धातुओं के भौतिक गुण से भिन्न या अलग अलग होते हैं। अब ये बताइए, अगर मिश्र धातु है, अगर दो धातुओं को आप मिलाए हैं तो ये तो कंफर्म निश्चित सी बात है कि आपका जो ये इस धातुओं के जो मूल धातु होंगे उससे इनका जो भौतिक गुण होगा कंफर्म है कि ये डिफरेंट होंगे ही। अब फॉर एग्जांपल इसका हम लेते हैं, आपका पीतल भी क्या है, एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने आगे एग्जाम्पल की तरफ। पीतल, पीतल किससे मिलकर बना होता है? एक होता है Cu कॉपर और Zn, किससे? कॉपर और Zn से मिलकर बना होता है। और एक जर्मन, दो तो बहुत ही पूछा जाता है, जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बना है? जर्मन सिल्वर किसके किसके मिक्सचर से बना होता है? तो दोस्तों हमारा क्या होता है? Cu, Zn, Ni, कॉपर, जिंक, निकिल। कॉपर, जिंक, निकिल से दोस्तों हमारा जर्मन सिल्वर मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें कांसा कैसे बनता है? Cu और टिन से बनता है। कांसा किससे बनता है दोस्तों? Cu और टिन से बनता है। और एक हमारा होता है गण धातु। दोस्तों ये आपके आगे चल के चाहे जितने कंडीशन में आप जाएंगे, गण धातु आपसे कन्फर्म पूछता है। जो आपका कांसा होता है ना, उसमें बस दोनों Cu और टिन इसमें होते हैं, बस इसमें आपको जिंक और मिला देंगे तो आपका गण धातु बन जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो दोस्तों ये आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को समझाइए। अब ये दूर दृष्टि दोष क्या होता है और निकट दृष्टि दोष दोस्तों क्या होता है? चलिए हम इसको समझते हैं। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है। 13 में आया, 14 में आया, 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 21 में आया। दोस्तों अब जब आप इसको जितनी बार देखेंगे, ये कंफर्म है ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। और आगे चल के आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें कंफर्म है ये पॉलिटेक्निक हुआ, IIT हुआ, इसमें एक क्वेश्चन दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष से जरूर पूछता है। अब हम आगे चलते हैं कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है। दूर दृष्टि दोष एक ऐसा दोष होता है जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। दोस्तों ये जो हमारा दूर दृष्टि दोष होता है, इसका जो फिगर बनता है ये रेटिना के बाद बन जाता है। कहाँ बन जाता है? रेटिना के बाद। और जब रेटिना के बाद बनेगा तो हमको दिखाई नहीं देता, मतलब दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी और हमको नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। ऐसा समझे। अब इसमें लेंस कौन सा यूज होता है दोस्तों? अब हम अगर देखें तो दूर दृष्टि दोष में जो चश्मा बनता है उसमें उत्तल लेंस लगा होता है, अर्थात दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस प्रयोग होता है। दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत होता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपको दिया है दूर, क्या दिया है? दूर। दूर में ऊ की मात्रा लगा है और उत्तल में भी ऊ का मात्रा लगा होता है। तो हम इससे याद कर लेंगे कि दूर दृष्टि दोष में हमको उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती है। अगर हम बात करें दूर दृष्टि दोष में तो कौन ज्यादा होता है या कौन कम होता है? तो दोस्तों दूर दृष्टि दोष में आप देखेंगे फोकस ज्यादा, क्योंकि रेटिना के बाद इसका प्रतिबिंब बनता है तो फोकस ज्यादा। फोकस क्या होता है? फोकस इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आवर्धन होता है। तो फोकस जिसका ज्यादा उसका आवर्धन कम, तो इसका फोकस ज्यादा होता है, इसका आवर्धन कम हो जाता है। दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आगे चलते, इसमें दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है कि दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है। तो दूर दृष्टि दोष में दोस्तों उत्तल लेंस प्रयोग होता है, अवतल नहीं, उत्तल लेंस प्रयोग होता है। कैसे याद रखेंगे? दूर में ऊ की मात्रा लगी है और जो उत्तल लेंस होता है उसमें भी ऊ आ रहा है, तो ऊ तो दूर और उत्तल। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष होता है जिसमें व्यक्ति को पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्योंकि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है दोस्तों। अब हमारा प्रतिबिंब जहां बनता है वहीं हमको दिखाई देता है, रेटिना के पहले बन जाता है, इसलिए हमको वो पहले दिखाई देता है। इसलिए हमको बाबू निकट दृष्टि दोष में जो वस्तुएं या जो प्रतिबिंब बनता है वो हमको कहाँ पहले ही बन जाता है, इसलिए हमको नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछता है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष में लेंस कौन सा प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में दोस्तों अवतल लेंस प्रयोग होता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि अब हम आपको बताए थे कि जो दूर दृष्टि दोष होता है, कौन सा? दूर दृष्टि दोष में आप उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं लेकिन निकट दृष्टि दोष में आप अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। अब अगर हम बात करें निकट दृष्टि दोष में, इसका फोकस क्या होता है? कम होता है। कम होगा कैसे पता करें? क्योंकि ये
रेटिना के पहले बन जा रहा है, इसका मतलब उसकी औकात वहाँ तक पहुँचने की नहीं है, तभी तो वो नहीं पहुँच पा रहा। तो इसकी फोकस अगर कम है तो इसका आवर्धन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इस दोनों में साइन जो होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल का साइन होता है दोस्तों, क्या उल्टा साइन होता है। अगर ये बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, तो आवर्धन कंफर्म है कि कम हो जाएगा, तो फोकस के बढ़ने पे आवर्धन कम हो जाता है दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों फिर से एक बार कहते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके जो दोस्त हैं या फ्रेंड हैं उन सबको भी ये मिले और उनका अधिक से अधिक लाभ हो सके दोस्तों। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी बहुत पूछा जाता है। ये तो कम से कम 20 से 25 बार पूछा गया है, इसमें हम लिखना भूल गए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को सचित्र समझाइए। क्या सचित्र समझाइए? प्रिज्म द्वारा, ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, प्रिज्म ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया। इसके द्वारा हमको समझाना है कि अगर श्वेत प्रकाश को हम यहाँ से अगर गुजारते हैं प्रिज्म से, तो ये कैसे क्या अपने बिहेव करता है। तो दोस्तों ये बताओ कि अगर हम एक ऐसे श्वेत प्रकाश को यहाँ से डालते हैं, तो आपको पता है कि ये हमारा क्या है, एक विरल माध्यम, ये हमारा सघन माध्यम, सघन से विरल में जाएगा या विरल से सघन में जाएगा, तो लाइट अपना क्या करती, डायरेक्शन को चेंज करती, क्या करती, अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी। और जब वो अपने डायरेक्शन को चेंज करती, कंफर्म है कि अपना रास्ता पूरा चेंज करने वाली है। तो ये जब आएगी यहाँ से निकलेगी, तो हमारा क्या बनेगा, VIBGYOR। एक पर्दे पे जब हम इसको रखते हैं तो हमारा एक पूरा सिंपल सा प्रतिबिंब बनता है, क्या, VIBGYOR। चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। अब हम वर्ण विक्षेपण की तरफ आगे बढ़े। दोस्तों वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश का अपने रास्ते से विचलित हो जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है दोस्तों। वो अगर अपने रास्ते से भटक गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। अगर हम इसको हम चित्र के अनुसार अगर समझें, तो जैसे जब प्रकाश की किरण को प्रकाश से गुजारते हैं, प्रिज्म से गुजारते हैं, जब प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारते हैं, तब वह श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। देख रहे हैं आप, 7 रंगों में विभाजित, मतलब कि पहले वो एक डायरेक्शन में जा रहा था, जैसे उसके बीच में हमने प्रिज्म को लगा दिया, तो प्रिज्म क्या हुआ कि उसके पूरे कलर को बांट दिया। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसको हिंदी में वर्णक्रम भी दोस्तों बोलते हैं। और हम जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे, VIBGYOR का यूज भी बताए थे, और आज भी VIBGYOR हम दोस्तों बता रहे हैं। VIBGYOR ये हमारा 7 कलर होता है। क्या होता है? 7 कलर। आपका क्वेश्चन पूछता है कि स्पेक्ट्रम में टोटल कितने कलर होते हैं? दोस्तों स्पेक्ट्रम में टोटल 7 कलर होते हैं। VIBGYOR इसको हम बोलते हैं क्या, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। दोस्तों जैसे हम V से R की तरफ आगे बढ़ेंगे, हमारा तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा दोस्तों। बस एक ऐसा ही है कि इसका तरंगदैर्घ्य ही बढ़ता है, और उसके बाद जितना आपसे पूछेगा, चाहे प्रकीर्णन पूछे, चाहे वृत्ति पूछे, वगैरह वगैरह जो आपसे पूछता है वो सब घटे, क्योंकि इनमें अगर तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति और प्रकीर्णन जो कुछ भी पूछेगा वो दोस्तों घटता ही जाएगा। अर्थात तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो प्रकीर्णन, आवृत्ति ये सब घटती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं तो R मतलब रेड का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, आपको पता है कि इधर से जैसे जैसे हम ऐसे ऐसे जाएंगे तो हमारा क्या होगा, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। तो आपको समझ पा रहे होंगे कि ये R अगर लास्ट में है तो सबसे ज्यादा किसका तरंगदैर्घ्य है, R का है तरंगदैर्घ्य। तो दोस्तों जब R का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, तो उसकी आवृत्ति या प्रकीर्णन उसका सबसे कम होगा, उसका प्रकीर्णन या उसकी आवृत्ति सबसे कम होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि वायलेट का क्या है हमारा, आप देख पाए तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम उसका प्रकीर्णन तो सबसे ज्यादा होगा। तो इसलिए आप देखेंगे वायलेट का जो हमारा तरंगदैर्घ्य सबसे कम, इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हो जाता है। दोस्तों आज तक ये जो क्वेश्चन लाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप इसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो कंफर्म है आपके एग्जाम में एक या 2 क्वेश्चन जो एकदम पूरा का पूरा 2 क्वेश्चन आपका आता है, वो एकदम आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो या जो बताया गया समझ में आया हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।